ठीक है, चलिए। तो हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आवर चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्जेस एट रेस्ट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी विद चार्जेस इन मोशन। अब आप पढ़ेंगे चार्जेस इन मोशन की स्टोरी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी ब्रांच है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स चार्जेस इन मोशन। चार्जेस इन मोशन इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर। ओके, तो हमें इसकी बात करनी है। ओके, तो इसमें सबसे पहले टर्म में हमारे पास जो बनती है वो बनती है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट जिसका सिंबल हम यूज करने वाले हैं आई। हम बोलेंगे कुछ नहीं, ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ चार्ज, जब कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है, ठीक है ना, वो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। भाई इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई ठीक है, इसको कुछ ना कुछ मेजर कैसे करेंगे? तो हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट एक टर्म बना दी, फ्लो ऑफ चार्ज टू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास एक क्वांटिटी बन गई इलेक्ट्रिक करंट। कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में फ्लो करता है, वो हमने क्वांटिटी बना दी इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखिए ये ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसका ये क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन से लगातार इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जा रहे हैं। तो आपने टी टाइम तक देखा, आपने टी टाइम तक देखा कि यार एन इलेक्ट्रॉन्स गए। एन इंटू ई कर दोगे तो आप अल्टीमेटली बोलोगे सर क्यू चार्ज किया। तो बोलूँगा करंट कितना गया? तो बोलेंगे सर करंट जो होता है ना, वो टी टाइम में नहीं देखा जाता, यूनिट टाइम में देखा जाता है। तो यूनिट टाइम में जो चार्ज गया वो होगा क्यू बाई टी। तो जो टोटल चार्ज टोटल टाइम में गया, वो क्वांटिटी मिलाकर वो डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट अ करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज इज नथिंग बट एन ई अपॉन टी। ये बन गया। तो कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, कितने क्रॉस, उस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, उसे निकाला जाए, है ना, चार्ज से। अच्छा, अगर हम थोड़े लंबे समय के लिए देखा जाए तो हम आई एवरेज भी लिख लेते हैं। आई एवरेज क्या होता है? टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ इस समय से लेकर उस समय तक, और वो जो टाइम है, दैट इज आई एवरेज। ओके, और अगर हम एक स्मॉल टाइम के लिए देखेंगे, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टाइम पर कितना इलेक्ट्रिक करंट है, स्मॉल वेरी स्मॉल टाइम से डी टी, तो उस करंट को हम इंस्टेंटेनियस करंट बोल देते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाय डी टी। तो ये करंट के अलग अलग फॉर्मूले आपके पास आ गए। जनरल हो गया, ये एवरेज हो गया, ये इंस्टेंट हो गया किसी एक। तो जब किसी क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले टाइम हमें यही समझना है। कोई कंडक्टर में इमेजिन करो, तो कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं, पहली क्वांटिटी बनाई इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, कैसी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? अच्छा, कई जगह पर हो सकता है आपको टेंसर लिखा मिले। अगर टेंसर लिखा हो तो टेंसर नोट कर देना। अब ये टेंसर क्या होता है? भाई, जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, सभी डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे प्रेशर होता है, अगर किसी बाल्टी में पानी भर दिया
तो प्रेशर किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, सब डायरेक्शन में लगता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। ठीक है ना। अगर टेंसर लिखा है तो टेंसर देना, नहीं लिखा तो स्केलर बोलना। क्यों क्यों स्केलर करंट बोलते हैं? क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इट इज़ अ स्केलर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज इट नॉट फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर। क्या मतलब, मैं समझाता हूँ। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या मतलब? अगर वेक्टर के पॉइंट ऑफ से देखा जाए और मैं बोलूँ यहाँ से करंट आया I1 5 एम्पियर, एक यहाँ जंक्शन है। इधर से करंट आया I2 इस जंक्शन पे 2 एम्पियर। ठीक है, इस जंक्शन पर। तो वेक्टर के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो कोई कहेगा यार सर, दो I1 यहाँ से आया 5 एम्पियर, यहाँ से आया 2 एम्पियर, तो यहाँ पर 3 एम्पियर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हम देखते हैं यहाँ से करंट निकलता है 7 एम्पियर। यहाँ पर आए जंक्शन पे 5, यहाँ आया 2, यहाँ गया 7, मतलब इसने वेक्टर का लॉ ऑल वो जो है लॉ को फॉलो नहीं करा। वेक्टर के लॉ से 5 बने 2 3 होना चाहिए था। सिर्फ ऐसे नहीं, मान लो कोई कहे कि सर देखो, यहाँ पर है 3 एम्पियर और इसके परपेंडिकुलर यहाँ से आया से 4 एम्पियर। ठीक है, तो वेक्टर के लॉ से चलोगे तो 5 एम्पियर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं यहाँ तो 7 एम्पियर गया। तो करंट को एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं क्योंकि ये वेक्टर्स के कोई रूल को फॉलो नहीं करता। ओके। तो जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से एक क्वांटिटी हमने बनाई, वो बनाई इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है भाई? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या फॉर्मूला है? क्यू बाई टी है, एवरेज के लिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, इंस्टेंटेनियस के लिए डी क्यू बाई डी टी है। ठीक है। ओके। करंट और टाइम के ग्राफ को अगर हमें दिखाना हो तो करंट टाइम ग्राफ में हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सुनिए, अगर करंट लगातार स्टेडी है, एक जैसा चल रहा है, समय के साथ बदल नहीं रहा, करंट स्टेडी, दोबारा सुनो, करंट का फॉर्मूला है क्यू बाई टी। अगर चार्ज का फ्लो ये क्रॉस सेक्शन से एक जैसा हो रहा है, पानी की तरह समझ सकते हो, वाटर करंट की तरह। अगर ये पानी का एक पाइप है और यहाँ से पानी का फ्लो स्टेडी है, एक जैसा, एक जैसा मतलब मान लो मैंने कहा 2 लीटर पर सेकंड, 2 लीटर पर सेकंड, 2, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी है स्मूथली चल रहे हैं। तो उनसे जो करंट बनेगा क्यू बाई टी वो एक जैसा होगा, हर समय पे एक जैसा, उसका ग्राफ ऐसा मिलेगा। तो ये कैसा ग्राफ है? दिस इज शोइंग स्टेडी करंट, जो समय के साथ नहीं बदल रहा, एक जैसा चल रहा है। ठीक है। दूसरा करंट टाइम ग्राफ में एक वेरिएबल करंट हो सकता है, आई और टी, वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट का ग्राफ हम ऐसा दिखा सकते हैं। ये हमने क्या दिखाया? हमने दिखाया जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, शुरू में तो करंट ज़्यादा बढ़ा, ये देखो कम टाइम पे इतना, फिर थोड़ा टाइम बाद बढ़ गया, लेकिन उसके बाद करंट ज़्यादा बढ़ना बंद हो गया। कब होता है वेरिएशन? ये ऐसा, ये कैसा है? वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट कब होगा ये? जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ना, तो इसी तरह का ग्राफ बनता है वेरिएबल करंट का, कैपेसिटर की चार्जिंग में। क्यों? शुरू में तो कैपेसिटर बहुत करंट ले लेता है, फिर धीरे 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 कैपेसिटर जब जैसे जैसे चार्ज भरना शुरू हो जाता है, उसमें करंट जाना कम हो जाता है, तो धीरे धीरे करंट कम हो गया। देखिए आप ग्राफ को, शुरू में तो शुरू में तो करंट ज़्यादा ज़्यादा जा रहा है, मतलब जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, फिर बाद में ये ऐसा हो गया। अच्छा, तीसरे तरह का करंट कैसा हो सकता है करंट टाइम ग्राफ? तो तीसरे तरह का करंट टाइम ग्राफ हो सकता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का। ये कैसा करंट है? ये करंट ऐसा है जो समय के साथ में मैग्नीट्यूड में बदल बदल रहा है। देखिए, मैग्नीट्यूड जीरो, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर फुल, फिर कम, फिर जीरो, फिर उल्टी डायरेक्शन में। मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ये है कि इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहे हैं, फिर क्रॉस सेक्शन से यूँ आ रहे हैं, फिर यूँ जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, और वो भी पेंडुलम की तरह, पेंडुलम की तरह, जैसे फास्ट स्लो फास्ट स्लो। तो ये कैसा तीसरा तरह का ग्राफ है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो तीन तरह की सिचुएशन मैंने आपको बताई। एक होता है स्टेडी करंट, स्टेडी करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट। फिर हो गया वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट में
डायरेक्शन फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है, एसी जिसको बोलते हैं आप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगातार चेंज हो रहे हैं, एंड डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज। ठीक है। और करंट और कुछ नहीं, अपने दिमाग में सेट करो, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो पानी के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं लगातार किसी क्रॉस सेक्शन के अंदर। हम कहीं भी खड़े हो गए, एक सोचो कंडक्टर के अंदर तुम घुस गए, वहां पर एक गेट है, उस किसी भी एक क्रॉस सेक्शन गेट से कितने करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तुमने एक पर्टिकुलर टाइम तक मेजर किया, उस इलेक्ट्रॉन से एक चार्ज बना, वो चार्ज अपॉन टाइम किया, तो तुम्हारा करंट बन गया। क्या फॉर्मूला है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हम ये बोलते हैं, अगर यार एक कूलम का चार्ज 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से पास हो जाता है, तो जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर, है ना, एम्पियर। और ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि फंडामेंटल जो डायमेंशन आप बनाते हो, तो मास, लेंथ, टाइम, ऐसे ही एम्पियर भी एक यूनिट होती है। ठीक है ना, करंट को मेजर करो, एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट होती है। उसके अलावा छोटी यूनिट क्या है? मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है ना, ये छोटी बातें तुम जानते हो। कैसे मेजर करोगे करंट के लिए? इंस्ट्रूमेंट लगाते हो आप जानते हो उसको, एमीटर। अच्छा, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे दिखाते हो सर्किट में? तो आंसर है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा हम सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाते हैं, जबकि असली में इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहे होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। असली में इलेक्ट्रॉन, जब हम एक सर्किट बनाते हैं, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके पॉजिटिव मूव करते हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट हमने उसका उल्टा लिया हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके। क्वेश्चन ये है कि क्यू आपको गिवन है 2t² - 2t + 10, मतलब चार्ज जो है वो समय के साथ बदल रहा है, वेरी कर रहा है। तो आपको आई इंस्टेंटेनियस निकालना है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं, पहले आई इंस्टेंट इसको हटा देते हैं, एवरेज को। हम ये जानते हैं कि जो आई इंस्टेंटेनियस होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, आपको लिखवाया है। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर करंट निकालना है, तो वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर आता है। चार्ज का फ्लो क्या है? डी क्यू बाई डी टी। तो आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, जो आपको गिवन क्वांटिटी है, 2t² - 2t + 10। हाँ जी, कितना डेरिवेटिव आ रहा है अगर आप करते हैं तो? ये आ रहा है 4t - 2, कांस्टेंट का जीरो हो गया। आपको किस समय, ये आपके पास एक इन करंट की इक्वेशन आ गई। अब आपको किस समय पे चाहिए ये? 2 सेकंड पर। तो आप टाइम की वैल्यू 2 डालिए जरा, टी के प्लेस पर। कितना आ गया आदित्य? 6 एम्पेयर। तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो गया? तो सुनिए, आई एवरेज क्या होता है? आई एवरेज, आई एवरेज होता है भाई, कितना चार्ज टोटल फ्लो किया अपॉन कितना समय था। तो चार्ज Q2 - Q0 अपॉन 2 सेकेंड। तो चार्ज किसी भी समय पर इस इक्वेशन से दिया जाता है। ठीक है, तो चार्ज 2 सेकेंड पर कितना फ्लो कर रहा होगा? 2 सेकेंड पर, यहाँ टी के लिए 2 डालिए, तो ये टाइम का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, कितना हो गया? 4 4 2 8। ये कितना हो गया? 8 - 4, 4 + 10 14। तो 2 सेकेंड पर चार्ज 14 कूलम का फ्लो कर रहा था, माइनस जब समय जीरो था, टाइम जीरो था, तो चार्ज सिर्फ 10 फ्लो करेगा, बाकी सब जीरो हो गया। और दूसरा अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है ना, क्या वो एवरेज आई एवरेज निकालना है, मतलब टोटल कितना चार्ज फ्लो किया। तो हमने देखा यार, 2 सेकंड के समय इतना चार्ज फ्लो कर रहा था, और 0 सेकंड के समय इतना चार्ज फ्लो कर रहा था, तो बीच में ये चार्ज दोनों का डिफरेंस कर दिया। 14 - 10 कितना हो गया? 14 - 10 से 4, 4/2। तो आई एवरेज कितना हो गया? 2 एम्पियर। इंस्टेंटेनियस अलग है और एवरेज आपका अलग है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि आई जो है वो 2t² + 2 है, तो आपको क्यू निकालना है, जो क्रॉस सेक्शन से 0 से लेकर 3 सेकंड तक फ्लो करा, और इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप आई से चार्ज कैसे बनाएंगे? तो आई इज इक्वल टू, डी क्यू बाई डी टी होता है।
तो व्हाट इज डी क्यू शुड बी आई इंटू डी टी। आई की इक्वेशन मैंने क्या लिखवाई है आपको, 2t² प्लस 2 इंटू डी टी। चलिए, अगर डी क्यू से क्यू निकालना है तो इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी क्यू से क्या आ जाएगा, है ना, तो दैट इज इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू ऑल्सो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t² डॉट डी टी, अलग अलग कर देते हैं, प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 डॉट डी टी। टोटल चार्ज हमें कब से कब तक निकालना है, 0 से 3 सेकंड में, तो लिमिट 0 से लेकर 3 सेकंड के टर्म में लगा दो। ये लो, ये काम भी हो गया तुम्हारा आसान। ठीक है ना, आपके पास आई की इक्वेशन है, उससे क्यू निकालना है। तो ये देखिए जी, क्यू इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, t² dt का इंटीग्रेशन बोलो, t³/3। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेंगी, 0 से लेकर 3 तक, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन बोलो, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स 0 से लेकर 3 तक। ठीक है जी, चलिए लिमिट प्लेस कर लेते हैं। लिमिट प्लेस करिए चार्ज के लिए, तो क्यू इज इक्वल टू 2/3, तो 3 तो बाहर आ गया, पहले डालते हैं अपर लिमिट, इसके प्लेस पर अपर लिमिट कितनी डालेंगे, 3, 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 माइनस 0। ठीक है, प्लस 2 इंटू टी के प्लेस पर फिर अपर लिमिट 3। चलिए कितना आ गया, ये 3 से कट जाएगा, 9। तो क्या इक्वल टू 18 प्लस 6, 24 कूलम का चार्ज कितने समय में, कितने, 0 से लेकर 3 सेकंड के टाइम में फ्लो करेगा। ठीक है ना, अब ये चार्ज आया है, दूसरा हमने आपसे पूछा, नहीं नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ये बताइए। तो आप जानते हैं आई इज इक्वल टू, सॉरी, क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है। तो अगर आपको एन निकालना है, एन शुड बी क्यू/, क्यू कितना है, 24 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज कूलम में होता है, कट जाएगा। एन इज इक्वल टू 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1.6, ठीक है, पॉइंट हटाइए, एक 10 और लग गया, काटिए, किससे कटता है, 4 4 जा 4 6 जा, और काटो तो 1.5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, 24 कूलम का चार्ज आएगा, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाएंगे। हाँ जी, द टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो अगर आपके पास एक कंडक्टर है, मान लो कोई कॉपर का तार है, तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी हुई है, अपनी जगह पर रुके होते हैं या चल रहे होते हैं, क्या लगता है आपको, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन रुके रहेंगे या चलते रहेंगे, कोई सेल या बैटरी नहीं लगी है। तो आंसर है रूम टेम्परेचर पर भी इनके पास इनके पास अपनी थर्मल एनर्जी होती है, और उस थर्मल एनर्जी से ये मूव करते हैं, किस डायरेक्शन में, तो आंसर है रैंडम मूव करते हैं, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, हर इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग ऐसे ही रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड पर आता है, अगर ये मूव कर रहे हैं तो एक तार के टुकड़े में ऐसे करंट बनना चाहिए। तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता, मैं एक तार का टुकड़ा उठा लेता हूँ, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं करता, हमें कोई इलेक्ट्रिक करंट शॉक कुछ ऐसे लगता, क्यों नहीं लगता। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है हर इलेक्ट्रॉन की, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। रूम टेम्परेचर पर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कोई सोर्स, कोई सेल या बैटरी नहीं लगाया, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स बड़ा रेंडमली मूव कर रहे हैं, कर बड़ा फास्ट रहे हैं। ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है, 10⁻⁴मीटर पर सेकंड की, लेकिन लेकिन इनका रिजल्ट ओवरऑल ज़ीरो हो गया। क्यों, क्योंकि सभी की वेलोसिटीज एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एवरेज, यू एवरेज थर्मल वेलोसिटी का, यू एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी
ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक की U1 है, एक की U2 है, ऐसे करते करते n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उसकी UN है, डिवाइड बाय n कर दो तो रिजल्ट आ जाता है 0। तो जब किसी कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया गया, कोई बैटरी नहीं लगाई गई, तब भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे होते हैं। और वो मूव करते हैं लेकिन उनका मोशन बड़ा रैंडम होता है, और उस रैंडम मोशन की वजह से कोई भी करंट नेट नहीं बनता, यानी कि रिजल्ट ओवरऑल जीरो होता है। अच्छा, जब हमने कनेक्ट कर दिया फिर क्या होता है? मान लीजिए कि इसी कंडक्टर को हमने अब एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एक सेल या एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो जो इलेक्ट्रॉन अपना रैंडम मोशन कर रहे थे, टेढ़ा मेढ़ा जा रहे थे, क्या वो अपना टेढ़ा मेढ़ा जाना रैंडम मोशन बंद कर देंगे? आंसर है नहीं, बंद करेंगे भाई। अपना एवरेज थर्मल वेलोसिटी बंद नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे बनेगी, तो इससे उल्टी डायरेक्शन में सरकना शुरू हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाएंगे। क्या मतलब? मतलब अपना रैंडम मोशन तो करेंगे करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन ने रैंडम मोशन करते करते यहाँ जाना था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लगा। आप जानते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, हम पढ़ते आ रहे हैं। और फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ गया, और वो एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ सरक के यहाँ पहुँच गया। मतलब जब वो अपना ऐसे जा रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रास्ते उसको धकेलती रही धकेलती रही धकेलती रही, और उसको सरका के यहाँ पहुँचा दिया। फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर ऐसे यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा था, ऐसे जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हल्का सा उसको क्या कर देगी? ड्रिफ्ट कर देगी। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पर एक सेल या बैटरी लगाने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे सभी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है ना? और सरक 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 के फाइनली यहाँ पर पहुँचेंगे, और यहाँ से बैटरी इनको अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बना देगी। तो असली में जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, वो एवरेज थर्मल वेलोसिटी से नहीं बनता, बल्कि उनके ड्रिफ्ट होने के से बनता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। तो क्या फ़र्क है, दोबारा से सुन लीजिए। जब कोई सेल या बैटरी नहीं लगी, तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं बड़ी हाई स्पीड से, 10⁴ मीटर पर सेकंड से। लेकिन सबकी वेलोसिटीज बड़ी रैंडम है, तो रिजल्ट नेट एवरेज जीरो आ गया, कोई करंट नहीं बना। लेकिन जैसे ही हमने सेल या बैटरी लगाई, तो उसके लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ने अपना रैंडम मोशन छोड़ा? नहीं छोड़ा। लेकिन साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगा, और उसकी वजह से वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए, सरकना शुरू हो गए। और हर पॉइंट पर, हर एक क्रॉस सेक्शन पर, हर एक टाइम पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻²⁹ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉपर में, वो ड्रिफ्ट करते रह रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और ड्रिफ्ट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ड्रिफ्ट कहाँ डायरेक्शन में हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो वो ड्रिफ्ट से एक करंट बन जाता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, इसका ऑर्डर 10⁻⁻⁴ के आसपास होता है, लेकिन इससे करंट बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि एन का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो असली में इलेक्ट्रॉन्स में, या जो उनकी वजह से करंट बनता है, वो करंट, एक्चुअल करंट, ड्रिफ्ट करंट कहलाता है। चलिए जरा उसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, और उसका एक रिलेशन बनाते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है? तो जैसे ही हमने किसी सोर्स को बैटरी से कनेक्ट करा, तो क्या क्या हुआ? तो हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगा, फोर्स से एक्सेलरेशन आया, और जो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी में कुछ गेन आया। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें जानते हैं। तो उसकी वेलोसिटी u1 प्लस, अब तो क्योंकि फोर्स लगा तो एक्सीलरेटेड मोशन हो गया, a इंटू टी हो जाएगी। यहाँ टी मैं एक नया सिंबल डाल रहा हूँ, t1, टाउ, इसको बोलते हैं टाउ 1। और इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? दो टक्कर में जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्सफुली मूव करता है, वो होता है उसका रिलैक्सेशन टाइम।
द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन। इलेक्ट्रॉन बड़ा रेंडम मूव कर रहा है, तो अभी मूव करेगा, फिर टक्कर खा के फिर कहीं और चला जाएगा, फिर टक्कर खाएगा। तो वो जो टाइम बीच का होता है बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो तभी तक वो एक्सलरेट करेगा जब तक दूसरी टक्कर नहीं होती, मतलब रिलैक्सेशन टाइम तक। ठीक है। अच्छा, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उसके बाद हम क्या कहानी हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, ये हमने सोर्स लगाया, तो पहला इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में ये आ गया। अच्छा, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इसी तरह से u2 प्लस ए इंटू इसी तरह से n इलेक्ट्रॉन और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी यू एन प्लस ए इंटू के पास अब क्यों क्यों है, फोर्स लग रहा है और फोर्स के एक्सेलरेशन कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इन सब का प्लस कर एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहे एवरेज वी एवरेज, वी एवरेज क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए वी वन प्लस प्लस वी टू अप टू वी एन अपॉन अपॉन में एन एन। ये वी एन होना चाहिए, ऐसे ही तो आएगी एवरेज। चलिए, वी वन की वैल्यू क्या है, ये रही। ठीक है ना। हम क्या निकाल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी है, एवरेज वेलोसिटी वी, वो ही निकाल रहे हैं। चलिए, वी वन की वैल्यू कितनी है, यू वन, एक मिनट यहाँ हटा देते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो वी एवरेज कैसे आएगी बताया मैंने, वी वन पहले वाले की वेलोसिटी है यू वन प्लस एक्सेलरेशन टाउ वन, एक्सेलरेशन सबके लिए कॉमन है, प्लस दूसरे वाले की वेलोसिटी है यू टू प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाउ टू। करते 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 nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यू एन प्लस ए इंटू टाउ एन। ठीक है ना। और एवरेज में आप एवरेज निकाल रहे हो तो आप एन भी लगाएंगे। अच्छा, जरा एन को अलग अलग कर दीजिए, तो यू वन यू टू सबके साथ अलग अलग कर दीजिए, तो यू वन प्लस यू टू अप टू यू एन अपॉन एन। एक क्वांटिटी अलग हो गई और दूसरी क्वांटिटी में ए कॉमन लेकर अलग कीजिए। तो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन अपॉन में रिलैक्सेशन टाइम ऑफ nth इलेक्ट्रॉन अपॉन में n अलग हो गया। इस क्वांटिटी को ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था, ये क्वांटिटी मैंने आपको बोली थी एवरेज थर्मल वेलोसिटी शुरू वाली, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये रिजल्ट क्या हो जाता है, ये रिजल्ट हो जाता है जीरो। ठीक है ना। तो इसको हटा दीजिए, तो वी एवरेज, जिसको हम वी ड्रिफ्ट, एवरेज वेलोसिटी से ही तो, भाई ड्रिफ्ट करंट तो वेलोसिटी से बन रहा है ना। तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वही टाउ वन टाउ टू अपॉन दिस, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज। तो इसको हमने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी से नाम दिया, और ये बन गया हमारा फॉर्मूला ए इंटू टाउ एवरेज। मतलब टाउ एवरेज क्या है, साइड में लिख देता हूँ, पहले का रिलैक्सेशन टाइम, दूसरे का रिलैक्सेशन टाइम अपॉन nth इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में नंबर एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया एक्सेलरेशन अपॉन में टाउ एवरेज। अब जरा एक्सेलरेशन की बात कीजिए। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन में मास। फोर्स किसने लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, ई इंटू ई। ये कहाँ से फॉर्मूला आया, पुराना फॉर्मूला याद कीजिए, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। क्यू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स हो गया ई इंटू ई अपॉन में मास। और ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वो उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसीलिए हम एक माइनस का साइन भी लगा देते हैं। इस एवरेज को, एक्सेलरेशन को यहाँ डालते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिला, दैट इज माइनस ई ई टाउ एवरेज अपॉन में एम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नोट कीजिए और बात करते हैं इसके बारे में। ओके, द टॉपिक इज relation between electric current, that is I, and drift velocity Vd.
चलिए, तो एज्यूम करते हैं एक कंडक्टर, length of conductor is L, area of cross section is A, connected to a battery, a source of potential V, ठीक है, और due to the electric field from positive to negative, electrons will start drifting from one end to another, traveling a distance to, ठीक है। और इसमें जो कंडक्टर हमने लिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ नहीं लिखते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। चलिए करंट निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट? I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चार्ज फ्लो कर रहा है, जरा उसकी बात करते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है n इंटू ई, n इंटू ई। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम n क्या है? सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो होगा n इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपका n इंटू ई में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थोड़ा इस बात को समझिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिट वॉल्यूम में इंटू द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। इस पूरे क्रॉस सेक्शन, इस पूरे कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, दोबारा से वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और स्मॉल n है इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, इंटू वॉल्यूम कर दो, दिस इंटू ई कर दो। अब आया टाइम। इलेक्ट्रॉन्स को, सभी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने कितना टाइम लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिस्टेंस एल, और उनकी स्पीड है वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं। बस इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। ये कैंसिल हो गया, तो बड़ा सिंपल आई का फॉर्मूला आया, एन ए ई वी डी। फिर एन क्या है? एन, बड़ा केयरफुल रहो, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और इस फॉर्मूला में जो क्यू में एन चाहिए था, वो थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैपिटल एन लिख लो, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा। और कैपिटल एन कैसे आया? स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करके। वॉल्यूम इसका ए इंटू एल था, इसीलिए हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन इज I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। तो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा, एज अ रिजल्ट वी डी भी डिक्रीज कर जाएगी, एज अ रिजल्ट करंट भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि करंट वी डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी सब चीज़ें एन ए ई ये सब तो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कांस्टेंट, एरिया क्रॉस सेक्शन हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है। नोट करिए।